बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ रहे हैं, जो कि एक निबंध है और इस निबंध को लिखा है हमारे लेखक श्री गुणाकर मूले जी ने। बच्चों, आप मेरे साथ यह निबंध पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा इस पाठ के अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, आज के इस भाग में हम भाषा की बात करने वाले हैं। भाषा की बात यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जुड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। बच्चों, आपका जो पहला प्रश्न है वह उपसर्ग से संबंधित है। उपसर्ग क्या होते हैं? बच्चों, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द या धातु के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, उपसर्ग के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के आगे लगता है और इसके लगने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। आपको इस प्रश्न में क्या करना है कि आपके सामने ये सारे शब्द हैं, इन शब्दों में कोई ना कोई उपसर्ग लिखा हुआ है। उस उपसर्ग को आपको ढूंढना है और जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है उस शब्द को भी अलग करना है और फिर उन शब्दों का अर्थ लिखना है। बच्चों, चलते हैं हल करते हैं हमारा प्रश्न। हमारा पहला शब्द है असफल। असफल में ए उपसर्ग लगा हुआ है और मूल शब्द है सफल। बच्चों, तब जाकर यह असफल बना है और सफल का अर्थ क्या होता है? कामयाब। किसी भी कार्य में कामयाब होना सफल कहलाता है। और अगर हम इसमें ए उपसर्ग जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ पूरा ही बदल जाता है। यह शब्द असफल हो जाता है। असफल यानी किसी भी कार्य में कामयाब ना होना असफलता कहलाता है। हमारा दूसरा शब्द है अनुचित। अनुचित में अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है और हमारा शब्द जो जिसमें जुड़ा हुआ है वह है उचित। उचित का अर्थ होता है ठीक और इसमें अन उपसर्ग लगने से अनुचित का अर्थ हो जाता है जो कि उचित ना हो। हमारा तीसरा शब्द है अपरिचित। बच्चों, अपरिचित में ए उपसर्ग लगा है और शब्द है हमारा परिचित। परिचित शब्द का अर्थ होता है जानकार और ए उपसर्ग लगाने से हमारा शब्द अपरिचित हो जाता है। और अपरिचित का अर्थ क्या होता है? जिसके हम नहीं जानते हों वह व्यक्ति क्या कहलाता है? अपरिचित। अदृश्य। अदृश्य में कौन सा उपसर्ग छुपा हुआ है? ए। मूल शब्द है दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है दिखाई देने वाले। बच्चों, देखिए अगला है अनावश्यक। अनावश्यक में अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है और हमारा मूल शब्द है आवश्यक। आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी। बच्चों, अगला शब्द है हमारा अनिच्छा। बच्चों, अनिच्छा में अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है और हमारा मूल शब्द है इच्छा और इच्छा का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को चाहना। बच्चों, अगर इसमें अनुपसर्ग लगाते हैं तो हमारा शब्द अनिच्छा बन जाता है। अनिच्छा का अर्थ हो जाता है बिना किसी भी इच्छा के कोई भी काम करना। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है,
पर कभी कभी ये विशेषण का भी काम करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्य में हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। यानी जो आपके ये रेखांकित शब्द हैं वह इन साल के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। इसलिए ये कौन से विशेषण हैं? ये संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषणों का इस्तेमाल हम उन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें की गिनना संभव हो सके। देखिए 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। बच्चों, मैं आपको संख्यावाचक विशेषण के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता है तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतोल वाले शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर बात परिमाणवाचक विशेषण की हो चुकी है। मैं आपको विशेषण एक वीडियो में पहले पढ़ा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको विशेषण के प्रकारों के बारे में पढ़ाया था। वहाँ हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मापतोल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर बात परिमाणवाचक विशेषण की हो रही है। परिमाणवाचक विशेषण में वे शब्द आते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम मापना या तोलना पड़ता है। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। मापतोल के उचित शब्द यानी आपको बताना है किन किन चीज़ों से क्या क्या मापा जा सकता है, क्या क्या तोला जा सकता है। हमारे शब्द हैं प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच। और हमें इन्हें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से में क्या क्या आएगा। तो बच्चों देखिए, 3 कटोरी खीर। खीर को हम किस में नापते हैं? कटोरियों में ही नापते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कटोरी। 6 मीटर कपड़ा। बच्चों, कपड़ा किस में नापा जाता है? मीटर में। 2 प्याला कॉफ़ी। कॉफ़ी हमेशा प्याले में आती है। 1 लीटर दूध। क्या आप दूध को मीटर में नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। दूध तो लीटर में मापा जाता है। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? लीटर। 2 एकड़ ज़मीन। बच्चों, ज़मीन नापने की इकाई एकड़ होती है। 1 ट्रक रेत। क्या आप रेत को लीटर मीटर में नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। ट्रक के द्वारा हम रेत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 5 किलो बाजरा। बच्चों, जो खाद्यान्न होते हैं वे हमेशा किलोग्राम में नापे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर किलो आएगा। 3 चम्मच तेल। बच्चों, तेल को नापने के लिए हम यहाँ पर चम्मच का उपयोग करेंगे। बच्चों, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। बच्चों, अपनी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करनी है और फिर क्या करना है? जो अब प्रयोग में नहीं रहे, यानी हमें उन अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है जो कि पहले उपयोग में आते थे और अब उपयोग में नहीं आ रहे हैं। और दूसरा काम क्या करना है? प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं, यानी प्राचीन काल में जिन अक्षरों को प्रयोग में नहीं लाया जाता था और अब प्रयोग में लाया जा रहा है, उन अक्षरों को भी हमें यहाँ पर लिखना है। देखते हैं कौन कौन से हैं वह अक्षर। बच्चों, री, अक्त और य, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो कि पहले हमारी लिपि में प्रयोग आते थे, लेकिन अब हमारी लिपि में इन शब्दों की उपयोगिता नहीं रह गई है। और ए, झ, ख, ल और न ऐसे अक्षर हैं जो कि नए हैं
और हमारी लिपि में अब प्रयोग किए जा रहे हैं। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। यानी आपको इस प्रश्न में क्या करना है बच्चों, जब आपने यह पाठ पढ़ा था तब आपको मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं के बारे में बताया था। तो इन भाषाओं के बारे में आपके पास जानकारी है, आपको अपने दोस्तों के साथ इस विषय पर चर्चा करनी है। और आप जब चर्चा करेंगे तो परिणाम कुछ इस तरह से आएंगे। देखिए लिखित भाषा में आप क्या लिखेंगे। लिखित भाषा से कुछ भी लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। लिखित भाषा से हम अपना ज्ञान पुस्तकों में सुरक्षित रख सकते हैं तथा आने वाली पीढ़ियों को अपने ज्ञान का लाभ दे सकते हैं। बच्चों लिखित भाषा की एक हानि भी है। क्या है वह हानि कि जिन बच्चों को या जिन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं है, यानी जिन्हें लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, वो इसे नहीं समझ सकते। देखते हैं मौखिक भाषा के बारे में। बच्चों यह हर राज्य और क्षेत्र की अलग अलग होती है। बच्चों यह मुँह से बोली जाती है, हर जगह की अलग अलग भाषा होती है और इस भाषा में किसी भी ज्ञान का हम संरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम संरक्षण कर भी लेंगे तो इसको हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न। अक्षर ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। बच्चों आप लोग यह तो जानते ही हैं, जब हमारी लिखित भाषा नहीं थी तब मानव चित्रों या संकेतों के माध्यम से अपनी बात रखा करता था, अपनी बात समझाया करता था। बच्चों आज भी हम चित्रात्मक लिपि कई जगह काम लेते हैं। कैसे लेते हैं बच्चों, जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको दाएं बाएं, गोल चक्कर आदि पर मुड़ने के लिए कुछ चित्र दिखाई देते हैं। उन चित्रों के आधार पर आप चलते हैं। तो आपको क्या करना है, चित्रों से भी कुछ संकेत व्यक्त होते हैं। तो आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको इन चित्रों के माध्यम से यह बताना है कि यह चित्र क्या बता रहे हैं। बच्चों आपको पहला चित्र दिख रहा है, उसमें आपको एक बालक अपनी पीठ पर बस्ता ले जाते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि आगे विद्यालय है। देखिए निशान में आपको ऐसे गोल चक्कर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि आगे गोल चक्कर है। देखिए इस चित्र में आपको क्या करना है, इस चित्र में आपको दाएं मुड़ने के लिए कहा जा रहा है और इस चित्र में आपको बाएं मुड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चों आज आपने मेरे साथ अक्षरों के महत्व पाठ का यह भाग पढ़ा। बच्चों आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको परेशानी होती है तो आप वापस यह वीडियो देखिए, इन प्रश्नों का दोहरान कीजिए। बच्चों आपको ये प्रश्न और इनके उत्तर यहीं याद हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।